नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। जो जो लोकसभा चुनाव का सफर आगे बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक उठापटक भी उसी स्पीड में ज्यादा होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी ने अपने 10 के 10 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस ने भी 9 में से 8 कैंडिडेट का फैसला कर लिया है, उनके नाम जाहिर कर दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन उसके बाद से लगातार जो दूसरे कैंडिडेट रहे हैं, जो दावेदार थे, उन दावेदारों को अपना वजूद दिखाने के लिए, अपनी अहमियत दिखाने के लिए वो लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और आला कमान पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकट बदली जाए और उनकी जगह उनको टिकट दी जाए जो प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसी तरह से बीजेपी में भी रूसा मनाई का खेल चल रहा है और आज हम बात करेंगे आज के घटनाक्रम पर कि आज दिन भर क्या राजनीतिक उठापटक हरियाणा में रही है। 2-3 चीजें मुख्य हुई है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई आज पहली बार रणजीत चौटाला के मंच पर पहुंचे हैं। वो काफी दिन से नाराज चल रहे थे और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह से फरीदाबाद की जो सीट है उस पे महेंद्र प्रताप सिंह का नाम अनाउंस किया है कांग्रेस ने और उसकी जगह करण दलाल जो है वो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। वो लगातार आला कमान पर दबाव बना रहे हैं कि प्रत्याशी बदला जाए। तो उन्होंने आज एक महापंचायत बुलाई थी और एक पीसी की थी कांग्रेस ने, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान सिंह और दीपक बावरिया भी शामिल हुए और वहां पे बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो ये आने जाने का सिलसिला भी अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा और तेज होगा। आज हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीला जी, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो आज का घटनाक्रम है इसमें क्या निकलने जा रहा है और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका लोकसभा चुनाव पर और हरियाणा की राजनीति। जोशीला जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जी सैनी तो क्या कहेंगे आज के घटनाक्रम पर? देखो, आज पूरा दिन उठापटक का दिन रहा और चूंकि हरियाणा प्रदेश में नामांकन दाखिल होने शुरू हो चुके हैं तो लिहाजा अब जो है हर रोज ही हरियाणा में कोई ना कोई राजनीतिक गतिविधि किसी ना किसी इलाके में होती रहेगी। आज हरियाणा प्रदेश के आखिरी छोर जो फरीदाबाद लोकसभा का पलवल है वहां से लेकर के हरियाणा के आखिरी छोर आदमपुर में जो राजस्थान के बिल्कुल साथ लगता इलाका है और तीसरी तरफ जो छोर है हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहां तक तमाम पूरा जैसा आपने बताया राजनीतिक गर्मागर्मी रही और ना केवल एक पार्टी में बल्कि तमाम पार्टियों में राजनीतिक गर्मागर्मी और राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी जोरों पर रही और ये हर रोज रहेगी। जी सबसे बड़ा नुकसान जेजेपी को हुआ है आज के दिन। देखो, जेजेपी जब से सत्ता से दूर हुई है तभी से उसको लगातार झटकों पर झटके लग रहे हैं और आज तो जो जेजेपी का निशान था वो आज कांग्रेस के पास चला गया है। ना केवल उनका निशान बल्कि उनके जो और भी साथी सहयोगी और जो बड़े नेता थे वो जेजेपी छोड़ करके, हालांकि जेजेपी तो उन्होंने कई दिन पहले छोड़ दी थी कईयों ने, आज उन्होंने विधिवत रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, दीपक बाबरिया, उन तमाम नेताओं की अध्यक्षता में उन तमाम नेताओं के समक्ष जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा भी जेजेपी को लगातार झटकों पर झटके लगते रहे और ये अभी अंत नहीं है। अभी तो मैं इसको शुरुआत ही मान के चल रहा हूं। अभी तो लगातार इस तरह के झटके जेजेपी को और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की पार्टी को लगते रहेंगे। जी तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो ज्वाइनिंग हुई है, मतलब ये अलग अलग हलकों से ज्वाइनिंग हुई है। देखिए आप कि निशान सिंह आए हैं टोहाना से और इसी तरह से शाहबाद में जो जेजेपी के विधायक हैं उनके बेटे शामिल हुए हैं, सुकरमपाल और करमपाल, वो शामिल हुए हैं। आदमपुर हलके से रमेश गोदारा शामिल हुए हैं और अमीर चंद मक्कड़ जो काफी बड़े नेता रहे हैं खासतौर पर पंजाबी समुदाय के,
तो उनके बेटे जो है 3 राहुल बार मक्कड़ और सुरेंद्र भोग शामिल हुए हैं। जी जी। तो इससे और एक और नाम है, बड़ा नाम है, वो है रघु यादव के बेटे जी, सृजन यादव। सृजन यादव और जी 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 तो रेवाड़ी में भी ये घुसपैठ जो है कांग्रेस की इस तरह से अलग से ये बीजेपी में गए हैं, लेकिन रघु यादव से ज्यादा सृजन को इसलिए अहमियत दी जा रही है कि वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, आज कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ से नेताओं ने ज्वाइनिंग की है। सबसे बड़ा जो ज्वाइनिंग रही वो रही टोहाना में सरदार निशान सिंह की, क्योंकि वो पूर्व विधायक रहे और खुद जो है जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे पिछले कई, जब से जेजेपी का गठन हुआ है। इसके बाद अगर सबसे बड़ी ज्वाइनिंग, जी बिल्कुल, इसके बाद जो भूपेंद्र यादव, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र यादव ने इतना बड़ा मान और सम्मान दिया, उनको पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के और केंद्र में मंत्री तक उनको बनाया, उनके जो सगे भतीजे हैं और जो अहिरवाल के बहुत बड़े नेता रहे हैं रघु यादव, हालांकि वो चुनाव एक ही बार जीत पाए हैं, उसके बाद वो लगातार हारते रहे, लेकिन रघु यादव का खुद का एक बहुत बड़ा नाम उस क्षेत्र में है। उस क्षेत्र में उनको जल योद्धा के नाम से माना जाता है और एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर के जो है विधानसभा से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कई लोकसभा के चुनाव लड़े, कई विधानसभा के चुनाव लड़े, खुद का उनका एक अपना खासा अच्छा खासा वजूद है। तो उनके बेटे का ज्वाइन करना रघु यादव का, उसके अलावा ये तमाम जिन जिन चेहरों ने ज्वाइन किया है, चाहे आसिम अमीर चंद मक्कड़ 3 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे, उनके जो पोते हैं और जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। आदमपुर में रमेश गोदारा जो जेजेपी के भी और कांग्रेस के भी जिला के प्रधान रहे हैं, उन्होंने घर वापसी की है एक तरह से, वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौधरी भजनलाल के भी काफी नजदीकी वो रहे हैं किसी समय। इसके अलावा जो सुरेंद्र लेघा हैं, जो जिनको राजस्थान में जब जेजेपी चुनाव लड़ रही थी तो उनको बड़ी कमान वहां दी गई थी, फतेहाबाद के वो जिला के प्रधान रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी जो ज्वाइनिंग रही वो रही एक तरह से रामकरण काड़ा ने ही पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि खुद वो जेजेपी से विधायक है, इसलिए वो कर नहीं सकते संवैधानिक रूप से। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने दोनों बेटे, क्योंकि उनके दोनों बेटे जिला पार्षद भी रहे हैं, ये मैं दर्शकों को एक बड़ी बात बताऊं, दोनों बेटे अलग अलग वार्डों से एक ही टर्म में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से ज्वाइन की है, निश्चित रूप से शाहबाद से लेकर के और फतेहाबाद तक और अहिरवाल से लेकर के और जो है हिसार तक पूरे हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से इस ज्वाइनिंग के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हालांकि मैं इसको अभी भी शुरुआत समझ रहा हूं, क्योंकि अभी और भी बहुत नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जी, तो इससे क्या लगता है आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी अभी लोकसभा चुनाव की जो टिकटें बटी हैं उसमें काफी उनका अहम भूमिका रही है और उनको काफी तवज्जो मिली है, तो उनका कद और बढ़ेगा इससे? हरियाणा की राजनीति बिल्कुल कुछ अलग से निकल के आएगी, भूपेंद्र हुड्डा के आसपास अब वो केंद्रित होने वाली है ज्यादा? देखो, इसमें कोई शक नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनका धड़ा है उनको पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के 8 में से 7 टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास लोगों को मिली हैं और 8वीं टिकट भी कुमारी शैलजा को मजबूरीवश देनी पड़ी, क्योंकि वहां कोई बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, वरना तो अंबाला से भी कुमारी शैलजा को टिकट ना मिल करके और सिरसा से देना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में एसआर के गुट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और ना केवल उनको, बल्कि जाट समाज के तो जो 2 बड़े चेहरे, बड़े नेता रहे हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, किसान कौम के, जिनमें चौधरी छोटूराम और चौधरी बंसीलाल, उन दोनों के जो राजनीतिक वारिस हैं
उनको भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकटें नहीं लेने दी। तो निश्चित रूप से आज के दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में कोई भी नहीं है। और उन्होंने आज फिर दिखा दिया कि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस पर वो लगातार खरे उतर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बम्पर ज्वाइनिंग उन्होंने हरियाणा प्रदेश में करवाई, जिसका मैसेज लोकसभा चुनाव में बड़ा सीधा सीधा जनता के सामने जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर फरीदाबाद की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी है करण दलाल, वो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे और पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। उनको टिकट नहीं मिली है, वो नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने महापंचायत बुलाई थी पलवल में, तो उसमें क्या निकला और क्या फैसले लिए गए, उस पर कुछ बात करें। देखो, करण सिंह दलाल उस क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी तो अभी कुछ ही साल पहले बने हैं, लेकिन उससे पहले भी वो तमाम फरीदाबाद पलवल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, एक दबंग चेहरे के रूप में उनको जाना जाता है। कई बार के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। और ना केवल उस फरीदाबाद पलवल में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कि राजनीतिक रूप से अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश के गिने चुने नेताओं में वो शामिल हैं जिनको दबंग छवि का नेता माना जाता है। करण सिंह दलाल इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो ये फरीदाबाद लोकसभा सीट ही थी जहां कांग्रेस पार्टी ने, वर्तमान में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी वढेरा, उनके बड़े खासम खास, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के बड़े खासम खास जो ललित नागर तिगांव के उस समय के विधायक थे, उनको फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया था। और उस समय अवतार सिंह बढ़ाना, जो यहां से कई बार सांसद रहे, मेरठ से भी वो सांसद रहे, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाया और रातों रात उस टिकट को चेंज करवा करके ललित नागर के बजाय अवतार सिंह बढ़ाना को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसी तरह का प्रयास अब करण सिंह दलाल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि महेंद्र प्रताप की जगह हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाए। और उसके पीछे 2-3 कारण है। एक बड़ा कारण तो ये है कि जब 2019 में अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय जब टिकटों का वितरण हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 4 जाट चेहरों को टिकटें दी थी, जिनमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और जो कुरुक्षेत्र से थी निर्मल सिंह। लेकिन इस बार कांग्रेस ने केवल 2 जाट चेहरों पर दांव खेला है, जिनमें जयप्रकाश जेपी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो लिहाजा उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पार्टी के दिमाग में ये चीज आ जाए कि फरीदाबाद से किसी जाट नेता को टिकट दे दी जाए, क्योंकि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां रामचंद्र बेंदा, जो जाट समाज से ही आते थे, वो कई बार लगातार 3 बार यहां से सांसद बने। और उस दौर में वो बने जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद हरियाणा प्रदेश में नहीं था, प्रदेश स्तर पर अगर देखा जाए तो। उसके बावजूद एक सबसे बड़ा कारण तो यही है करण दलाल के दिमाग में कि फरीदाबाद में पिछली बार टिकट बदली गई थी, हो सकता है इस बार फिर उनकी लॉटरी लग जाए। दूसरी, जैसा मैंने बताया कि जाट समाज का जो बात है। तीसरी, महेंद्र प्रताप की उम्र को लेकर के, क्योंकि महेंद्र प्रताप खुद भी नहीं चाह रहे थे कि वो चुनाव लड़े। वो अपने बेटे विजय प्रताप को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विजय प्रताप की बजाय महेंद्र प्रताप को चुनावी समर में उतारा। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं जिससे करण सिंह दलाल को अभी भी एक उम्मीद है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा है। और जब तक कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं भरता तब तक वो सिर्फ एक घोषित उम्मीदवार रहता है, विधिवत रूप से वो नहीं बन पाता प्रत्याशी। अब क्योंकि करण सिंह दलाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी समधी बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है कि हो सकता है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनकी तरफ देख ले। दूसरी बड़ी बात, जो फरीदाबाद और पलवल का इलाका है, यहाँ पंचायतों की बड़ी अहमियत आज भी है।
जिस तरह से यहाँ अलग अलग पाल बनी हुई हैं और उनके में जो नेता नेतृत्व करते हैं उनका एक वजूद रहता है। तो आज जिस तरह से करण दलाल ने जो एक पंचायतों में एक कमेटी जो पंचायत में बनाई गई है उस पर तमाम अपनी बातें छोड़ दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये कमेटी पहले कांग्रेस के ही शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी और उसके बाद अगर वो कुछ हाँ ना करते हैं तो उसके बाद ये कमेटी फैसला करेगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना है या घर बैठ जाना है। कहीं ना कहीं वो कमेटी ये तो है नहीं कि करण सिंह दलाल से पूछे बिना कोई फैसला कर देगी। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं इस तरह के दौर में वो तमाम सिर्फ एक दिखावा भर होती हैं। असली फैसला तो चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना वो करण सिंह दलाल को करना है, क्योंकि कमेटी में भी उसी के आदमी है। ये तो है नहीं कि वो महेंद्र प्रताप के आदमी है उन कमेटी में या वो कृष्णपाल गुर्जर के आदमी है। वो तो जो उसके खासम खास लोग होंगे संभवतः उन्हीं को उसमें शामिल किया गया होगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक कम से कम करण दलाल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। दूसरी बात, यहाँ इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, तो अब कोई और मुख्य पार्टी बची भी नहीं है जिसकी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ सके। जी, लेकिन आज की महापंचायत में उन्होंने काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। बनाने की जो उनकी कोशिश है वो बहुत अपने बड़े लेवल पे है और उनको उम्मीद भी ऐसा लगता है कि शायद आला कमान उनके जो उनका संघर्ष है उसको देखे और उनको तवज्जो दे। देखो कोई बड़ी अभी हम बात करते हैं, देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता आला कमान टिकट बदल दे, क्योंकि अभी भी हमने देखा है जो कांग्रेस पार्टी अपनी टिकटों की घोषणा कर रही है उसमें भी कई जगह जो है पार्टी प्रत्याशियों को बदल भी रही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तक महेंद्र प्रताप ने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया उस सतर पर जिस सतर पर एक लोकसभा के प्रत्याशी को करना होता है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हो सकता है करण सिंह दलाल पर कांग्रेस दांव खेल दे, लेकिन ये मैं आज भी मानता हूं कि महेंद्र प्रताप सिंह करण सिंह दलाल के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अभी चलते हैं हिसार की तरफ, जहां रणजीत चौटाला जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके सामने एक बड़ी दिक्कत जो खड़ी थी वो था कि जो भजन लाल का परिवार है, खासतौर पे कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको लगातार इग्नोर कर रहे थे, उनकी सभाओं में नहीं जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या फैसला लेंगे और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनको मनाने के लिए लगातार उनसे बातचीत करते रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को बड़ी सफलता आज हाथ लगी। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश, उनका भी जो दूसरा धड़ा है, खासतौर पे वीरेंद्र सिंह जी जो उनके बेटे ब्रजेंद्र यहाँ के सिटिंग एमपी थे, वो भी टिकट चाह रहे थे, तो उनको टिकट नहीं मिली तो एक विरोध उनकी तरफ से दिख रहा था। लेकिन उन्होंने अपने विरोध को समाप्त कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का समर्थन करेंगे और प्रत्याशी अगर कहेंगे हमें कि हमारा समर्थन करना है, हमारे मंच पे चलना है, तो हम जरूर जाएंगे। तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली थी अपनी प्रॉब्लम और अब लगता है मुझे कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी राहत की सांस ली है। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर में आके उनको अपना समर्थन दे दिया है। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप? देखो मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान में ना तो वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के पास कोई विकल्प है, ना ही कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के पास कोई विकल्प है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़ करके नए घर में आए हैं। अब ना तो वीरेंद्र और ब्रजेंद्र वापस बीजेपी में जा सकते हैं टिकट कटने के बाद, ना ही कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। दोनों की मजबूरी है अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करना। अब जो कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं,
आज से 2 दिन पहले 27 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आदमपुर हलके के लगभग 2 दर्जन के आसपास गांव का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उन्होंने 29 तारीख की इसी रैली के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। 5 बड़े गांव हैं जिनमें बिश्नोई बाहुल्य वोटर ज्यादा हैं, बाणा, बोडिया, सारंगपुर, असरावा और खैरमपुर। इन 5 गांव में इतनी बम्पर भीड़ चौधरी रणजीत सिंह को सुनने के लिए आई, उसी समय ये लग गया था कि अब कुलदीप बिश्नोई के पास कोई चारा नहीं है चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन करने का। दूसरी बड़ी बात, जो नायब सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी पिछले कई दिन से लगातार इस प्रयास में थे कि कुलदीप बिश्नोई, जिनमें आज भी मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक बचपना उनमें आज भी झलकता है, वो जैसे एक बच्चा होता है जो बहुत जल्दी रूठ जाता है और उसके बाद उसको थोड़ी मीठी गोली दे देते हैं तो वो फिर खुश हो जाता है। तो यही सेम सीन कुलदीप बिश्नोई के साथ है। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस पार्टी में थे तब भी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते थे। उसके बाद वो जब कांग्रेस में वापस आए अपनी पार्टी बनाने के बाद, उन्होंने जो मर्ज की, तब भी वो इसी तरह की हरकतें करते रहते थे लगातार। उसके बाद बीजेपी में आ गए। चूंकि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बड़ी अनुशासित पार्टी है, यहाँ इस तरह की जो है रूसा मनाई बहुत कम चलती है। इस बात का खुद कुलदीप बिश्नोई को भी जो है इल्म होगा। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के सामने सबसे बड़ी समस्या जो मैं उनको देख रहा हूं पिछले 20, 22, 25 साल से, उनकी राजनीतिक रूप से टाइमिंग सबसे गलत रहती है। हरियाणा प्रदेश के वो इकलौते वो नेता हैं जिनके तमाम राजनीतिक फैसले गलत साबित होते हैं। उस लिहाज से कुलदीप बिश्नोई चूंकि रूसे हुए थे, वो लगातार आ नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको कोई ना कोई मीठी गोली दी है। और वो मीठी गोली सिर्फ ये है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को, जिनको बनाना तो था मंत्री, वो मंत्री बनाने के लिए बड़ी भागादौड़ कुलदीप बिश्नोई ने की, लेकिन उनको बना दिया पार्टी ने एक प्रभारी, और वो भी प्रभारी बना दिया युवा मोर्चे का। ये पद आज से 7-8 साल पहले तक कुलदीप बिश्नोई बड़े थोक में बांटा करते जब उनकी खुद की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस थी। और आज जब भव्य बिश्नोई को एक लॉलीपॉप दे दिया बीजेपी ने, तो उसको वो चूसने पर मजबूर हैं। और उसी की वजह से आज दोनों बाप बेटा रणजीत सिंह चौटाला की जनसभा में आए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मंच पर दिखाई दिए। और मैं तो इसको यही कहूंगा कि इन दोनों नेताओं की ये मजबूरी है इनका समर्थन करना, क्योंकि इनके पास वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है। ये किसी क्षेत्रीय पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो सकते, ना कुलदीप बिश्नोई का परिवार हो सकता। पार्टी बनाने की दोनों की हालात वर्तमान में है नहीं, अपनी पुरानी पार्टियों में शामिल हो नहीं सकते। और अब तो इन दोनों ही नेताओं के पास कोई बहुत लंबा चौड़ा कैडर भी नहीं बचा है, क्योंकि ये दोनों ही, कुलदीप बिश्नोई का परिवार आदमपुर तक सीमित रह गया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना विधानसभा तक सीमित रह गया है। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा दोनों परिवारों का अब नहीं बचा है। जी, एक चीज और लगती है मुझे कि लोकसभा चुनाव के बहाने और इसमें जो समर्थन देना और विरोध करना है, इसके बहाने मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं साथ के साथ। आज जैसे जो कांग्रेस की चंडीगढ़ में पीसी थी, उसमें भी यही बात आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरुआत ही यहाँ से की कि अब हमें लगता है कि आने वाली जो सरकार है हरियाणा की, वो 100% कांग्रेस की बनेगी। तो शुरुआत यहीं से होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिशें चल रही हैं, जो समर्थन देने की भी है, थोड़ा सा विरोध करने की भी है, रुस्सा मनाई भी है, वो इस तरह की है कि हरियाणा की राजनीति में और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें पक्की कर लें, अपनी जगह बना लें। देखो सैनी साहब, मैं एक बड़ी कड़वी बात आपको बताऊं दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी और आज उस हालात में है कि कोई भी इस पार्टी के सामने अपने जो है दादागिरी नहीं चला सकता, वो चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो।
हमने देखा कि इस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे पंडित रामविलास शर्मा थे जिन्होंने इस पार्टी को बड़ा सींचा, चाहे अनिल विज थे जो बुरे समय में भी बीजेपी से जीतते आए, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, उन जैसे जो बड़े तुर्रम खान थे राजनीति के, उन सबको खूबे लाइन लगा दिया, क्योंकि वो तमाम नेता इस तरह के उलझुल बयान देते रहते थे कि हम ही सब कुछ हैं। उसी तरह से कुलदीप बिश्नोई को भी ये आभास है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा बोलेंगे तो अभी तो उनकी लोकसभा की टिकट पार्टी ने काटी है, आगे विधानसभा की भी कट जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े जब ये पार्टी शिवराज सिंह चौहान जो सिटिंग मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो, उनको मुख्यमंत्री से हटा करके डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जिनको राजस्थान की महारानी बोलते हैं, जिनसे पूरा ये देश में ये मैसेज था कि महारानी ही मोदी से टक्कर ले रही है, उन्हीं से पर्ची निकलवा दी गई और जो है भजनलाल शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है अगर कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार चौधरी रणजीत सिंह की सही ढंग से मदद नहीं करेगा इस चुनाव में, तो अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हो सकता है वहां कमल का फूल कोई और ही लेकर के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसी तरह से वीरेंद्र सिंह के परिवार का जैसे आपने जिक्र किया, जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्रिजेंद्र सिंह की को टिकट नहीं लेने दी, उनकी टिकट कटवा करके अपने खासम खास जयप्रकाश को दिला दी, तो ये भी तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी वो ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट ना लेने दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा हैं। हमने एक वो दौर भी देखा है जब बड़े बड़े नेताओं की टिकटें कट जाती हैं और एक बिल्कुल आम और साधारण कार्यकर्ता को टिकट पार्टी दे देती है। तो कोई भी नेता अगर ये समझे कि पार्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम है और मैं तो टिकट नहीं छोड़ूंगा, तो वो ये गलतफहमी अपनी दूर कर दे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। पार्टी पार्टी है, या पता नहीं किसकी लॉटरी लग जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भिवानी में महेंद्रगढ़ सीट पे भी जिस तरह से श्रुति चौधरी का दावा था और ऐसा लग रहा था कि बंसीलाल परिवार को एक सीट तो मिल ही जाएगी, तो वो भी कट गई है। तो जी बिल्कुल आपकी बात साबित होती है। जी तो ठीक है, बड़ी रचनात्मक चर्चा रही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खासतौर पे जो हिसार और पलवल वाली बात है और हरियाणा पे जो इस समय का जो घटनाक्रम है उसका क्या असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पर और आने वाले राजनीतिक जो सिनेरियो है उस पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसी तरह से हरियाणा की राजनीति की खास खबरें और उनके पीछे का सच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।